मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचौक। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। अपने जो पूर्व की वीडियो है उसमें फिरोज तुगलक के बारे में अपन ने चर्चा की थी, उसकी कुछ नीतियों की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो फिरोज तुगलक की जो अन्य नीतियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछला जो अपना वीडियो था उसमें फिरोज तुगलक की राजस्व नीति और उसका जो सिंचाई व्यवस्था थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज हम उसकी जो अन्य नीतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फिरोज तुगलक के द्वारा सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए गए, यानी जैसे उन्होंने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनाई जिससे किसानों को बहुत बड़ा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हुई। इसी तरह से जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य थे ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा बहुत ज़्यादा करवाए गए, जिसमें आपका जो फिरोजाबाद है, कोटला फिरोज शाह है, फतेहाबाद है, हिसार है, जौनपुर है, फिरोजपुर है, ये जो बड़े शहर हैं जो आज वर्तमान समय में ये शहर मौजूद है और ये सब शहर फिरोज तुगलक के द्वारा उनका निर्माण करके बसाए गए थे। इसके साथ हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के द्वारा 4 मस्जिदों का निर्माण करवाया गया, 30 उनने महल बनवाए, 200 काबिले सराय बनाई गई, यानी अपने राज्य में जगह जगह यात्रियों को विश्राम करने के लिए उनको इस प्रकार के सराय बनाए गए जहाँ रात को रुक सके, वहाँ पर सोने बैठने और पानी की इस तरह की व्यवस्था जगह जगह करवाई गई। 5 बड़े जलाशय तालाब का उन्होंने निर्माण कराया जिससे कि राज्य के जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, उनको साल भर पानी मिलता रहे और व्यक्ति भी उनका उपयोग कर सके। तो ये जन उपयोगी जो कार्य थे उनके द्वारा कराए गए। इसी प्रकार से 100 पुलों का निर्माण कराया गया, यानी जो नदियाँ थी उनको पार करने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। बरसात के समय में और भी ज़्यादा परेशानी होती थी, रास्ते ठीक नहीं थे, तो आवागमन के लिए व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इसको दूर करने के लिए एक जन उपयोग के कार्य यानी लगभग 100 पुल फिरोज तुगलक के द्वारा अपने राज्य में बनाए गए। तो इस तरह से जो सार्वजनिक कार्य है निर्माण के, इसमें फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के जो श्रेष्ठ शासक है उनमें इनकी गिनती की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अशोक के 2 स्तंभ लेख थे, एक तो खिजराबाद, दूसरा मेरठ से। इन दोनों को लाकर भी उन्होंने दिल्ली में स्थापित किया। देखो, अशोक के जो लेख हैं वो उस युग में पढ़े नहीं गए थे, यानी सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अशोक के जो लेख है उसको 1837 में ईस्वी में पढ़े गए हैं। तो 1837 के पहले तो अशोक के अभिलेख है, इनमें क्या लिखा है किसी को जानकारी नहीं थी। एक बार सुल्तान जा रहा था तो जो मेरठ है यहाँ उसे एक अशोक का अभिलेख दिखाई दिया, स्तंभ लेख। तो उन्होंने अपने जो विद्वान साथी लोग के साथ रहते थे उन्होंने पूछा कि इसमें क्या लिखा। अब चूंकि उस जमाने में किसी के द्वारा ये पढ़ा हुआ नहीं था और जो विद्वान वर्ग होता है जो सुल्तान के पास रहते हैं वो हमेशा उनका एक ये उद्देश्य रहता है कि वो सुल्तान को प्रसन्न करते रहें ताकि वो उनका साया उन पर बना रहे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि साहब इसमें तो आपकी प्रशंसा लिखी हुई है। सुल्तान ने कहा कि जब हमारी प्रशंसा लिखी हुई तो इसको दिल्ली में ले चलो, और इस तरह से उसको दिल्ली में
फिरोजा कोटला का जो वर्तमान समय जो मैदान है वहाँ पर वो लगा हुआ है, जबकि वो मूल रूप से अशोक का स्तंभलेख है और उसमें अशोक के बारे में लिखा है और आज सुरक्षित है। तो इस तरह से इन्होंने इनको उठा करके वहाँ से लगवा दिए। तो जो सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य थे वो कार्य फिरोज तुगलक के द्वारा अपने राज्य में बहुत करवाए गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्याय तथा परोपकारिता का कार्य, देखो न्याय की जो व्यवस्था थी फिरोज तुगलक के समय में वो इस्लामी कानून के आधार पर थी, यानी उन्होंने न्याय को इस्लामी जो कहती है कानून उसी के अनुरूप राज्य में लागू किया और उसमें उन्होंने जो आपके उलेमा वर्ग है उनकी काफ़ी उन्होंने सहायता ली, राज्य में काजियों को नियुक्त किया और उससे न्यायिक व्यवस्था संचालित करवाई। ये उसका एक दृष्टिकोण रहता था कि कभी भी व्यक्ति को इस प्रकार की गलत दंडित नहीं मिले, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाए और जो अपराध किया है अपराध के अनुरूप ही उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और जो परोपकारिता कार्य है, जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय सुल्तान का ये एक उद्देश्य रहा है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, बेरोजगार नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने जो एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की। आप देखिए उस युग में यानी 14वीं शताब्दी का एक शासक राज्य में रोजगार कार्यालय खोल रहा है। जैसे आज हमारे वर्तमान समय में हमारी जो लोक कल्याणकारी जो राज्य हैं, आज हम रोजगार कार्यालय खोलते हैं, उसमें जो बेरोजगार व्यक्ति है उनका रिकॉर्ड दर्ज करते हैं और जैसे ही हमारे पास रोजगार आता है हम उनको रोजगार मुहैया कराते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि उस जमाने में यानी 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक के द्वारा भी राज्य में इसी प्रकार का रोजगार कार्यालय खोला गया, जिसमें राज्य के जितने भी बेरोजगार व्यक्ति थे उन सबका उन्होंने नाम लिखा, उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा और जब भी जहाँ रोजगार के अवसर मिले वहाँ उन व्यक्तियों को रोजगार के लिए लगाया। तो इस तरह से ये एक बहुत ही नेक कार्य फिरोज तुगलक के द्वारा उस जमाने में किया गया। दूसरा दीवाने खैरात, एक और विभाग खोला दीवाने खैरात। इसका कार्य था कि जो लोग राज्य में असहाय है, जो काम करने में असक्षम है, जिनके पास आजीविका के कोई स्रोत नहीं है, ऐसे लोगों को इस दीवाने खैरात विभाग के द्वारा उनको सहायता दी जाती थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। तो इस तरह से दीवाने खैरात नामक विभाग फिरोज तुगलक के द्वारा खोला गया। इसी तरह दारुल सफा है, जिसमें व्यक्तियों को जो बीमारी है उनके लिए भी राज्य की तरफ से इलाज करवाया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक एक अन्य जो उस समय के शासक थे उनसे हटके शासक था, जिसने जनता के सुख दुख पर ज्यादा ध्यान दिया है। उसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता राज्य में सुखी रहे और उनकी जो परेशानी है उनको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। अगली जो नीति थी उनकी, उसको धार्मिक नीति। देखो धार्मिक नीति तो उनकी पूरी इस्लामी जो नीति है उसके अनुरूप ही थी। राज्य में जो भी कार्य इस प्रकार के किए जाते थे उसमें अमीरों और उलेमाओं की सहायता ली जाती थी। और दिल्ली का पहला सुल्तान है फिरोज तुगलक, जिन्होंने सिक्कों पर खलीफा का नाम दर्ज करवाया। यानी जो इस्लाम का जो खलीफा था, कार्य किसको माना है? मिस्र का जो शासक होता था वो पूरे इस्लाम जगत का खलीफा होता था। ये सब उसके
के एक तरह से हिस्से माने गए हैं। तो फिरोज तुगलक ने खलीफा को अपने सिक्के पे दर्ज करवाया और स्वयं को खलीफा का नायब माना। तो इस तरह से उसकी जो धार्मिक नीति थी वो बिल्कुल मुस्लिम धर्म के अनुरूप थी और उन्होंने जो मुस्लिम धर्म में पूरे विश्व का जो शासक खलीफा को माना है, उसी रूप में फिरोज तुगलक ने अपने आप को खलीफा का नायब माना है और उसी खलीफा को अपने सिक्कों पर दर्ज करवाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति बिल्कुल इस्लामी नियम के अनुरूप ही थी। अगली जो उनकी नीति हम पढ़ते हैं वो है दास प्रथा। फिरोज तुगलक को दास रखने का बहुत शौक था और हम देखते हैं कि उनके शासनकाल में 1,80,000 दास थे। यानी ये बहुत बड़ी संख्या होती है 1,80,000 और जिसमें 40,000 यानी 1,80,000 से 40,000 दास तो केवल जो शाही महल है उस महल की देख रेख उसमें व्यवस्था पानी में लगे हुए थे। तो आप इस बात से अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में उनके पास दास थे और जिसमें 40,000 दासों को तो उन्होंने अपने राजकाज में लगा रखा था। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या थी और अगर हमें इस रूप में देखें तो देखो ये तो उनकी जो नीति थी वो ठीक जान नहीं पड़ती है कि इतने व्यक्तियों को आप दास के रूप में रखना, और ये भी समस्या उसको आगे जा करके राज्य में परेशानी का कारण बनी हुई है उनके बाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेना का जो संगठन था वो बिल्कुल सामंती आधार पे था। यानी उन्होंने देखो जो पहले से चली आ रही दो व्यवस्था थी जो खिलजी साम्राज्य के समय से, अलाउद्दीन खिलजी के समय से, एक तो जो राजस्व नीति थी जो एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर थी, उसमें भूमि के नाम करके और उसके आधार पर लगान लिया जाता था। वो पद्धति इन्होंने परित्याग कर दी फिरोज तुगलक ने। उसकी जगह उन्होंने बिल्कुल अनुमानित आधार पर लगान वसूली का कार्य किया जाने लगा। दूसरा सेना का भी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैनिक थे वो बिल्कुल जो योग्य सैनिक थे उन्हीं सैनिकों को रखा जाता था और उनके लिए हुलिया पद्धति के आधार पर सबका रजिस्टर में नाम लिखा जाता था। ऐसे ही जो घोड़े थे उनको डालने की प्रथा थी और जो योग्य सैनिक थे उन्हीं सैनिकों को रखा जाता था। जो सैनिक कार्य करने से योग्य नहीं थे उनको हटा दिए जाते थे, सबको नगद वेतन दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने उस व्यवस्था को परित्याग कर दिया और वो उसकी तरह सामंती व्यवस्था पर आधारित है। यानी जो एक सामंत सैनिक है उसके बाद में उसका लड़का इस रूप में सैनिकों जन्म दर्जन आधार पर कर दी और जो बड़े सामंत है वो युद्ध में नहीं जाते थे, अपने दूसरे को अपने स्थान पर भेज देते। तो इस तरह से जो सेना का संगठन है वो बिल्कुल ही फिरोज तुगलक के समय में हम बिल्कुल निम्न स्तर का देखते हैं। उसमें सैनिक योग्यता में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई क्योंकि अब सेना योग्यता के आधार पर नहीं रही, उन्हें केवल सामंती आधार पर उन्होंने उसका गठन कर दिया। वैसे अगर हम इसको सभी बिंदुओं को दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि फिरोज तुगलक वैसे आश्रय देने वाला और एक बहुत ईमानदार शासक रहा है। इनके शासनकाल में जैसे जियाउद्दीन वर्दी है, एक बहुत बड़े दिल्ली सल्तनत के समय के बड़े विद्वान थे जो इनके दरबार में मौजूद थे और उन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी है। इसमें फिरोज तुगलक के बारे में पूरा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरे विद्वान थे शमशेर सिराज अकील, जिन्होंने फतवा ये जहांदारी लिखी है। ये दो ग्रंथ
उसके राज्य की गतिविधियाँ, वो सब चीज़ों की जानकारी हमें इन दोनों ग्रंथों से मिलती है। और इन दोनों ग्रंथों को जो लिखने वाले विद्वान थे, ये दोनों के दोनों ही फिरोज तुगलक के दरबार में आश्रय प्रदान था और उनके नेतृत्व में ही इन ग्रंथों की रचना हुई है। तो इस तरह से हम अगर फिरोज तुगलक का जो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि शासक ईमानदार शासक था और जनता प्रजा हितैषी शासक था। लेकिन जब इनके बाद में राज्य का जो एक विघटन शुरू हो गया तो उसमें जब इनका मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें यही एक सबसे बड़ा इनका कमजोर पक्ष होता है, जिसमें डॉक्टर त्रिपाठी ये कहते हैं कि सुल्तान जिन नीतियों से, यानी सुल्तान की जो लोकप्रियता जिन नीतियों से बढ़ी है, वही नीतियां उसको आगे जा करके उसके पतन के कारण बनी है। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की नीतियां अपना ली जिससे जनता तो खुश रही है, लेकिन वही नीतियां जब प्रशासन कमजोर हो गया, सेना कमजोर हो गई,